पॉल साइंस चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। सोवियत सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इट केम इनटू बीइंग कब? आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, जो कि हुआ रशिया में। ईयर था 1917। रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय क्या? आइडियल्स ऑफ ए सोशलिज्म not capitalism and B need for an egalitarian society। ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक बिगेस्ट अटेम्प्ट था। क्या करने के लिए? A to abolish the institution of private property and B to design a society based on principles of equality। और ऐसा करने के लिए the makers of Soviet system ने क्या किया? They gave primacy to किसको? State and institution of party। The Soviet political system centered around the Communist Party। और यहाँ पे कोई भी अदर पॉलिटिकल पार्टी या ऑपोजिशन को अलाउड नहीं था। यहाँ की इकोनॉमी was planned and controlled by state। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो कि सोवियत आर्मी से लिबरेट होके बाहर आई थी, they came straight under the control of USSR। इन सारी कंट्रीज की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम व मॉडल्ड आफ्टर USSR। इन ग्रुप ऑफ कंट्रीज को एकजुट करके नाम दिया गया सेकेंड वर्ल्ड का या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक का। द वार्सो पैक्ट, अ मिलिट्री अलायंस, हेल्ड देम टुगेदर एंड USSR was the लीडर ऑफ द ब्लॉक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर। सोवियत की इकोनॉमी जो थी उस वक्त वॉज मोर डेवलप्ड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट यूएस। उसके पास क्या क्या था? ए कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, बी वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, आयरन, स्टील, सी मशीनरी प्रोडक्शन, डी ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो कि रिमोटेस्ट एरिया को एफिशिएंटली कनेक्ट कर देता था, ई डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री जो कि सब कुछ प्रोड्यूस कर लेती थी पिन से लेके कार तक। हाँ, उनकी क्वालिटी इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज उतनी बेहतर नहीं थी। सोवियत स्टेट ने इंश्योर किया क्या? मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन। इसको पाने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए? उन्होंने सब्सिडाइज कर दिया बेसिक नेसेसिटीज को, जिसके अंडर आता है हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स। There was no unemployment. State ownership was the dominant form of ownership. Land and productive assets were all owned and controlled by Soviet state. लेकिन धीरे धीरे Soviet system became very bureaucratic, authoritarian, making life very difficult for citizens। Lack of democracy, absence of freedom of speech, इन सब से वहाँ के लोग stifled feel करने लगे and they often expressed their dissent in jokes के माध्यम से, कार्टून के जरिए। ये जो उनका फॉर्मूला था वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, इट हैड टाइट कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशंस जो कि अब अनअकाउंटेबल हो गया था टू द पीपल। सो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म। पार्टी ने क्या किया? उन्होंने स्ट्रेट रिफ्यूज कर दिया टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ पीपल। कौन से पीपल? 15 डिफरेंट रिपब्लिक के पीपल जो कि सब मिलकर बनते हैं सोवियत यूनियन। पीपल की क्या डिमांड थी? दे ओनली वांटेड टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इंक्लूडिंग कल्चरल अफेयर्स। ऑन पेपर्स देखा जाए तो रशिया वॉज ओनली वन आउट ऑफ दोज 15 रिपब्लिक्स, लेकिन रियलिटी में रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग। पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स फेल्ट नेग्लेक्टेड, सप्रेस्ड। आर्म्स रेस में सोवियत यूनियन ने फ्रॉम टाइम टू टाइम मैनेज टू कर लिया टू कैच अप विद यूएस, बट एट ग्रेट कॉस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन मेनी फील्ड्स, जैसे कि टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंडर आता है ट्रांसपोर्ट, पावर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ सिटीजन्स। 1979 में जो सोवियत इन्वेशन हुआ ऑफ अफगानिस्तान का, उसके बाद सिस्टम और वीकन हो गई। कैसे? क्योंकि वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो जबकि टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी फेल बिहाइंड। और इससे क्या हुआ? लेड टू शॉर्टेज ऑफ ऑल द कंज्यूमर गुड्स।
फूड को इंपोर्ट करना पड़ा हर साल बाहर से। 1970s के आखिर तक आते आते सोवियत इकोनॉमी फॉल्टर होते होते स्टैग्नेंट हो गई। गॉर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। मिखाइल गॉर्बाचेव, जो कि जनरल सेक्रेटरी था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन का इन 1985, उन्हें लगा कि रिफॉर्म्स नेसेसरी है टू कीप यूएसएसआर अब्रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ऑफ वेस्ट। गॉर्बाचेव ने जो भी डिसीजंस लिए टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद वेस्ट या फिर डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन, इसका जो भी असर हुआ दैट वाज नाइदर इंटेंडेड और एंटिसिपेटेड। हुआ ये, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो कि पार्ट ऑफ सोवियत ब्लॉक था, वहाँ के जो लोग थे दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड सोवियत कंट्रोल। जैसे जैसे डिस्टर्बेंसेस बढ़ती रही तो अब जो सोवियत यूनियन था अंडर गॉर्बाचेव, इसने पहले की तरह इंटरवेन करना ज़रूरी नहीं समझा। नतीजा हुआ ये कि कम्युनिस्ट रेजिम्स जो था वो वन आफ्टर द अदर कोलैप्स करता रहा। इसके साथ साथ विद इन यूएसएसआर रैपिडली एस्केलेटिंग क्राइसिस देखने को मिला विच हैसेंड इट्स डिसइंटीग्रेशन। गॉर्बाचेव ने इनिशिएट किया था पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री। अब आगे चल के इन्हीं रिफॉर्म्स को अपोज किया किसने? लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। एक कूप बना 1991 में दैट वाज एनकरेज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। अब जब लोगों ने फ्रीडम को एक बार टेस्ट कर लिया तो अब और वो ओल्ड स्टाइल कम्युनिस्ट पार्टी के रूल के अंडर नहीं जाना चाहते। इसी कूप को लोग अपोज करने लगे और इसमें सबसे आगे रहे जो नेशनल हीरो बन गए वो थे बोरिस येल्त्सिन। रशियन रिपब्लिक जहां येल्त्सिन ने पॉपुलर इलेक्शन जीता, इट बिगैन टू शेक ऑफ द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। एक पावर शिफ्ट देखने को मिला फ्रॉम सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक्स, और ये मोस्टली हुआ किधर? यूरोपियनाइज्ड पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन में विच सॉ देमसेल्व्स एज सोवरेन स्टेट्स। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इन्होंने इंडिपेंडेंस का मोर्चा नहीं खोला एंड वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत फेडरेशन। दिसंबर 1991 तक आते आते अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्त्सिन 3 मेजर रिपब्लिक्स ऑफ यूएसएसआर दैट इज रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने डिक्लेयर कर दिया कि सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। Communist Party of the Soviet Union was banned. अब capitalism and democracy were adopted as the basis of the post-Soviet republics. Declaration on disintegration of USSR and formation of Commonwealth of Independent States (CIS). ये सब कुछ देख के अदर रिपब्लिक स्पेशली सेंट्रल एशियन वंस बहुत सरप्राइज्ड हुए। एक्सक्लूशन ऑफ दीज रिपब्लिक्स से जो इशू क्रिएट हुआ, इसे क्विकली रिजॉल्व कैसे किया गया? By making them the founding members of CIS. Russia was now accepted as the successor state of the Soviet Union. साथ ही it inherited the Soviet seat in the UN Security Council. अब रशिया काम करने लगा। पहले तो इसने accept किया all the international treaties and commitments of the Soviet Union. फिर it took over as the only nuclear state of post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measures with the US. अब साफ था कि ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज नाउ डेड एंड बरिड। सोवियत यूनियन सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री होते हुए भी सडनली डिसइंटीग्रेट हो गया, एंड ऑफ कम्युनिज्म देखने को मिला। ऐसा क्यों? ये हम समझेंगे 3 डिफरेंट एंगल से। नंबर 1, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन हुआ करके। नंबर 2, दे फेल टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, इसलिए। एंड नंबर 3, राइज ऑफ नेशनलिज्म देखने को मिला, इसलिए। नंबर 1, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। इट लेड टू द सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेज। रीजंस क्या थे? क्योंकि रिसोर्सेज वर बीइंग यूज्ड फॉर ए, मेंटेनिंग न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल, बी, डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टॉक्स। कहाँ पे? ईस्टर्न यूरोप में, सोवियत सिस्टम्स में, स्पेशली 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, एंड ऑल दिस led to huge economic burden. Number 2, ordinary citizens अब पहले से ज़्यादा knowledgeable थे about the economic advancement of the West. After years of being told कि Soviet system was better than Western capitalism, अब उन्हें disparities दिखने लगी and reality of backwardness देख वो shock हो गए। Communist Party ने 70 years rule करने के बाद कहा कि they are no longer accountable to people. Ordinary people were alienated because A, slow and stifling administration, B,
rampant corruption. C. Inability of the system to correct mistakes. D. Unwillingness to allow more openness in government. E. Centralization of authority in a vast land. F. Party bureaucrats gained more privileges than ordinary citizens. धीरे धीरे people did not identify with the system, rulers, thus government lost popular backing. Gorbachev ने promise किया था to A. reform the economy, B. catch up with the West, C. loosen the administrative system. Despite accurate diagnosis, ये collapse क्यों कर गया? इसे दो एंगल से समझते हैं. पहला, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लगा कि गॉर्बेचेव शुड हैव मूव्ड मच फास्टर. ऐसा नहीं हुआ करके दे वर डिसअपॉइंटेड, दे वर इम्पेशेंट विद द मेथड्स, और उनको ऐसा भी लगा कि दे डिड नॉट बेनिफिट इन द वे दे हैड होप्ड, और अगर बेनिफिट हुआ भी है तो बहुत स्लोली हुआ है. अदर्स का व्यू कंप्लीटली ऑपोजिट था. कौन है ये लोग? मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी एंड दोज जिसे ये सिस्टम डायरेक्टली सर्व कर रहा था. दे फेल्ट दैट देयर पावर एंड प्रिविलेजेस वर इरोडिंग. इवन दोज हु वर विथ हिम वर डिसोल्यूशन्ड. दे फेल्ट दैट ही डिड नॉट डिफेंड हिज ओन पॉलिसीज. इसके चलते एज ए रिजल्ट डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन हुआ, टग ऑफ वॉर हुआ. फाइनली Gorbachev lost support on all sides. अब आता है नंबर 3. Desires for sovereignty raised within various republics जैसे रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक रिपब्लिक्स जिसके अंडर आता है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया. इसको भी हम दो एंगल से समझेंगे. एक व्यू ये है कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर प्रेजेंट थ्रू आउट हिस्ट्री. वेदर और नॉट रिफॉर्म्स हैड ऑकर्ड, इंटरनल स्ट्रगल तो होना ही था, चल ही रहा था. अदर व्यू है गॉर्बेचेव रिफॉर्म ने स्पीडेड अप कर दिया क्या नेशनलिस्ट डिससैटिस्फैक्शन को. कुछ इतना भयंकर रूप ले लिया कि उसके बाद गवर्नमेंट या रूलर्स कोई भी सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पाए. ये टोटली आउट ऑफ कंट्रोल चला गया. आयरनिकली ड्यूरिंग कोल्ड वॉर मेनी थॉट कि नेशनलिस्ट अनरेस्ट जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा किधर? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में, एथनिक और रिलीजियस डिफरेंसेस के वजह से. बट एक्चुअल में स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ कहाँ? सोवियत यूनियन में, स्पेशली यूरोपियन प्रॉस्परस पार्ट्स में. Ordinary people felt alienated from Central Asians and from each other also. Thus, they concluded कि they were paying too high on economic price to keep the more backward areas within Soviet Union. Consequences of disintegration. Collapse of the Second World of Soviet Union and socialist system in Eastern Europe had profound consequences for world politics. Three broad kind of enduring changes. First, end of Cold War confrontation. Whether the socialist system would beat the capitalist system, ये और issue नहीं था. Since this dispute triggered a massive arms race and accumulation of nuclear weapons, it led to existence of military blocs. लेकिन end of confrontation demanded end of arms race. Thus, peace. Second, power relations in world politics changed. End of Cold War led to two possibilities. A. Unipolar system. B. Multipolar system. Unipolar system में क्या होगा? Remaining superpower में से कोई एक dominate करेगा, और मल्टीपोलर सिस्टम में क्या होगा? बाकी कंट्रीज ग्रुप बना के टुगेदर एक इम्पोर्टेंट प्लेयर की तरह उभरेंगे. मतलब कोई एक डोमिनेट नहीं कर पाएगा. यूएस उभरा एज सोल सुपर पावर. बैक्ड बाय द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ यूएस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज नाउ द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम. कुछ इंस्टीट्यूशंस पावरफुल एडवाइजर्स हो गए. कैसे? क्योंकि एट द टाइम ऑफ नीड इन्होंने उन कंट्रीज को लोन दे के हेल्प किया था फॉर देयर ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म. एग्जाम्पल कौन है? वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. अब धीरे धीरे लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज्ड एज बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ. थर्ड, एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक meant birth of new countries. NATO, North Atlantic Treaty Organization. देखा गया कि Baltic and East European states wanted to join European Union and become part of NATO. Central Asian countries wanted to A. take advantage of their geographical location, B. continue their close ties with Russia, C. establish ties with West, US, China. Thus हम कह सकते हैं कि international system saw many new players, each with its own identity, interest, economic and political difficulties. Shock therapy in post-communist regimes. Collapse of communism was followed by a painful transition from authoritarian socialist system to democratic capitalist system.
मॉडल ऑफ ट्रांजिशन जो कि हमें रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप में देखने को मिला, विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक, IMF, इसी को शॉक थेरेपी कहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज में जो शॉक थेरेपी देखने को मिला, दैट वैरीड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड, बट its direction and features remain similar. Total shift to capitalist economy का मतलब है rooting out completely any structures evolved during Soviet period. Property के क्षेत्र में भी अभी private ownership dominate करने लगे, privatization of state assets देखने को मिला, collective farms replace हो गए by private farms, corporate ownership patterns were brought in. This transition ruled out any third way other than the state-controlled socialism and capitalism. Shock therapy also involved drastic change in external orientation of these economics. Development now was envisaged through trade. एक sudden switch देखने को मिला towards free trade and foreign direct investment FDI. It involved क्या क्या? A. Foreign investment, B. Financial opening up or deregulation, C. Currency convertibility, D. Breakup of existing trade alliances. Each state from Soviet bloc was now linked directly to West and not to each other in the region. Gradually, it was all absorbed into the Western economic system. अब से वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स जो है वही लीडर्स बन गए एंड दे गाइडेड एंड कंट्रोल्ड द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन थ्रू वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस. Consequences of shock therapy. Shock therapy administered in 1990s did not lead the people into promised utopia of mass consumption. Generally, it brought ruin to the economies and disaster upon the people of the entire region. रशिया में large state-controlled industrial complex almost collapsed. About 90% of its industries ये सब सेल पे चला गया to private individuals and companies. Since the restructuring was carried out by the market forces and not by government-directed industrial policies, it led to the virtual disappearance of entire industries. This was called largest garage sale of history. Valuable industries were undervalued, sold at throwaway prices. सभी citizens को vouchers दिए गए थे to participate in sale. लेकिन most of the citizens sold their vouchers in the black market. क्यों? Because they needed the money. Value of the ruble, Russian currency, declined dramatically. Rate of inflation was so high that people lost their savings. Collective farm system disintegrated, leaving people without food security. Russia started to import food. Real GDP of Russia in 1999 was below what it was in 1989. Old trading structure broke down without any alternative. Old system of social welfare was systematically destroyed. Withdrawal of government subsidies pushed large sections of people into poverty. Middle classes pushed to periphery of society. Academic and intellectual manpower disintegrated or migrated. Mafia emerged in most of these countries, started controlling many economic activities. Privatization led to new disparities. Post-Soviet states, especially Russia, were divided between rich and poor regions. Unlike earlier system, there was now great economic inequality between people. Construction of democratic institutions was not given the same attention and priority as the demands of economic transformation. Constitutions of all these countries were drafted in a hurry. Russia and others had strong executive precedent with the widest possible powers that rendered elected parliaments relatively weak. In Central Asia, presidents had great powers and several of them became very authoritarian. For example, presidents of Turkmenistan, Uzbekistan appointed themselves to power first for 10 years and then extended it for another 10 years. They allowed no dissenter opposition. A judicial culture and independence of the judiciary was yet to be established in most countries. Most of these economies, especially Russia, started reviving in 2000. 10 years after their independence. Reason for revival for most of the economies was the export of natural resources, example oil, natural gas, minerals. Major oil and gas producers, example Azerbaijan, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan, Uzbekistan. Other countries gained because of the oil pipelines that cross their territories for which they get rent. Some amount of manufacturing has restarted. Tensions and conflicts. Most of the former Soviet republics are prone to conflict.
Many had civil wars and insurgencies. इस पिक्चर को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर गई द ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर्स. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. नंबर 1 रशिया. इसके 2 रिपब्लिक चेचनिया एंड दागिस्तान में वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स. मॉस्को ने इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग्स की ओवर चेचन रेबल्स विच लेड टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन, बट it failed to deter the aspirations of independence. Number 2 ताजिकिस्तान, जो कि सेंट्रल एशिया में है, and it witnessed a civil war जो कि 10 साल चला till 2001. The region has many sectarian conflicts. Number 3 Azerbaijan's province of Nagorno-Karabakh. यहाँ के कुछ local Armenians went to secede and join Armenia. Number 4 Georgia, जहाँ demand for independence came from 2 provinces resulting in civil war. Number 5 Ukraine, Kyrgyzstan, Georgia. यहाँ movements हुई against the existing regimes. Countries and provinces they were fighting over river waters. All this led to instability, making life difficult for ordinary citizens. अभी हम समझेंगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को. वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज है यहाँ पे विच ब्रॉट देम इकोनॉमिक बेनिफिट. यहाँ कंपटिशन्स बहुत चला बिटवीन आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनी. ये रीजन जो है इट इज़ नेक्स्ट टू रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वेस्ट एशिया. After 11 September 2001, US wanted military bases here. They even paid the government of all states to hire bases ताकि वो अपने एरोप्लेन्स को फ्लाई ओवर कर सके ओवर दीज टेरिटरीज ड्यूरिंग वॉर्स इन अफगानिस्तान एंड इराक. रशिया को लगता है कि दीज स्टेट्स आर नियर अब्रॉड, दस इन्हें रशियन इन्फ्लुएंस के अंडर होना चाहिए. ऑन द अदर हैंड चाइना का भी इसमें इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ द ऑयल रिसोर्सेज. चाइनीज़ तो इनके बॉर्डर्स के आसपास बसने भी लग गए हैं और ट्रेड भी शुरू कर दिया है. ईस्टर्न यूरोप में चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट हो गया पीसफुली इनटू 2, चेक्स एंड स्लोवैक्स. मोस्ट सीवियर कॉन्फ्लिक्ट हुआ इन बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया 1991 में. broke apart with several provinces like Croatia, Slovenia, Bosnia, Herzegovina. Ethnic Serbs opposed this. Massacre of non-Serb Bosnians followed. NATO intervention and bombing of Yugoslavia followed the inter-ethnic civil war. India and post-communist countries. India maintained good relations with all post-communist countries, लेकिन उसका सबसे strongest relation रहा रशिया के साथ. It is an important aspect of India's foreign policy. Indo-Russian relations ये memory में रचा बसा था. It was embedded in history of trust, common interest, popular perceptions. Number 1 Indian heroes जैसे कि राज कपूर, अमिताभ बच्चन, ये घर घर के नाम थे. One can hear Hindi film songs all over the region. Number 2 multipolar world order. इसे हम क्या समझते हैं? A. Coexistence of several powers in the international system. B. Greater regionalism. C. Negotiated settlements of international conflict. D. Independent foreign policy for all countries. E. Decision making through bodies like the UN. इससे क्या होगा? Strengthened, democratized, empowered हो जाएगा. F. कलेक्टिव सिक्योरिटी. अब कलेक्टिव सिक्योरिटी का क्या मतलब है? जब किसी एक कंट्री पे अटैक होता है तो इट विल बी रिगार्डेड एज अ थ्रेट टू ऑल कंट्रीज, तो सभी कलेक्टिव रेस्पॉन्स देंगे. नंबर 3 इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट जो कि 2001 में बना एंड मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड थ्रू इट. नंबर 4 इंडिया reap benefits from Russia on issues like A. Kashmir, B. Energy supplies, C. Sharing information on international terrorism, D. Access to Central Asia, E. Balancing its relation with China. Number 5 Russia reaps benefit because India is the second largest arms market. Indian military gets most of its hardware from Russia. Number 6 India is oil importing nation and Russia helped India during oil crisis. India is now seeking to increase its energy imports from Russia, Kazakhstan, Turkmenistan. Cooperation includes partnership and investment in oil fields. Number 7 न्यूक्लियर एनर्जी प्लान, स्पेस इंडस्ट्री, इसमें भी रशिया ने इंडिया को काफ़ी असिस्ट किया. फॉर एग्जांपल क्रायोजेनिक
rocket. Number 8. Russia and India collaborated on various scientific projects.